ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। गज़ा में इसराइल की तबाहकारियाँ जारी हैं। कत्लेआम के बावजूद हमास भी अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए है। आज तल अबीब पर उन्होंने कुछ रॉकेट फायर किए हैं। गज़ा की सूरत हाल पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। इसके अलावा PTI के बानी इमरान ख़ान साहब लगता है कि अब शायद इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाएँ। अदालत ने कहा है कि उनकी नाअहली फ़िलहाल बरकरार है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। मुल्की सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद में कल रात जो क्रैकडाउन हुआ है पुलिस का बलोच यकजहती मार्च पर, हम उससे बात करेंगे। इस क्रैकडाउन में लाठी चली, पानी की तोपें चलीं, 200 से ज़ायद औरतों, बच्चों और दीगर शुरका को डिटेन किया गया। आज दिन भर इस क्रैकडाउन की मज़म्मत होती रही, मुल्क के अंदर भी बाहर भी। इंसानी हुकूक कमीशन ने इसकी मज़म्मत की, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की, और बाकी भी जिन लोगों ने देखा काफ़ी उन्होंने अफसोस का इजहार किया। शाम गए फिर हमने देखा कि निगरान हुकूमत के 3 वफाकी वज़रा TV स्क्रीन्स पे हमारे नमूदार हुए। उन्होंने कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उनमें से एक वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने कहा कि ये लोग जो आए थे अमन मार्च करने के लिए, इन्होंने बज़ाहिर लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं किया। इनके बीच में कोई नकाबपोश घुस गए थे जिन्होंने पथराव किया और फिर पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने क्या तावीलें पेश की, सुन लेते हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बहुत वाज़े और बहुत क्रेडिबल एविडेंस ये थी कि अगर किसी मेन स्ट्रीट या किसी मेन शाहराह पे ज़्यादा देर के लिए लोग इकट्ठे रहे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और उसमें कोई ऐसा सानेहा हो सकता है जो शायद पाकिस्तान के लिए एक रियासत की हैसियत से मुनासिब ना होता। पथराव का सिलसिला उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। कुछ लोग जो मुकामी थे और जिन्होंने आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो ये चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके। वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। तो इस मार्च की जो कन्वीनर थी डॉक्टर महरंग बलोच, उनके जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे सामने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो तुर्बत से चले थे, इस सर्दी के मौसम में यहाँ आए थे इंसाफ मांगने। हमारे साथ जो तशद्दुद हुआ है, जो सलूक हुआ है, अब हमारे इदारों पर कोई भरोसा नहीं रहा। इस्लामाबाद से हमारी कोई तवक्कुआत नहीं है। और उनके लोग ये कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि आज शाम गए बेशतर लोगों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई औरतें जो हैं उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं, इंक्लूडिंग डॉक्टर महरंग बलोच। तो ये मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठा। क्या होता रहा दिन भर, हमें बताने के लिए इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर हैं शकील करार, वो इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। शकील, बताइएगा कि ताज़ा अपडेट क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमने देख ली वज़रा की, उसके बाद IG भी हरकत में है, कुछ मामला अभी तक क्लियर नहीं है। हमें ज़रा अपडेट करें कि सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि जो ये बयान दिया जा रहा है कि नकाब पोशते, तो ये जो लफ्ज़ है ये सियासी लफ्ज़ है और ये निकला है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, जिन्होंने प्रस्ती जारी की है। उसमें कहा कि इस मुजाहरे में कुछ नकाब पोश हैं जिनकी हरकत जो है वो काफ़ी मशकूक है। ठीक है, अब नकाब पोश क्या होता है? इस वक्त इस्लामाबाद में सर्दी है और रात के वक्त ख़ास तौर पे काफ़ी टेम्परेचर गिर जाता है, तो अपना मुंह ढांपना, सर ढांपना, और फिर वो लड़के जो मोटरसाइकिल पे आते हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो अपना मुंह और सर ढांप के रखें। और उसके अलावा उनको था अंदाज़ा कि इस्लामाबाद पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करेगी, तो उसके बचाने के लिए अगर आप मुंह ढांप लिया है तो उनको आप नाम दे दें नकाब पोश का, तो इसका मतलब है कि आपका प्लान कुछ पहले से तय था। क्योंकि ऑपरेशन शुरू हुआ है रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब, उस वक्त कोई मीडिया वहाँ पर मौजूद नहीं था। जो फुटेज सामने आ रही है वो उस मुजाहरे में शामिल अफराद ने खुद से बनाई है और मीडिया को, सोशल मीडिया पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं, लोगों को भिजवाई हैं। तो पुलिस के अलावा वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। जिस तरह बेदर्दी से एक काम चलता रहा और सुबह तक चलता रहा और गिरफ्तारियाँ हुई, फिर हाई कोर्ट में मामला गया, वहाँ IG इस्लामाबाद में पेश होकर वही अपना
जो उनका पॉलिटिकल स्टैंड था कि नकाबपोश थे, बहाना 26 नंबर की जो इस्लामाबाद का एक मुसाफाती एरिया है, वहाँ पर क्या हुआ? अगर आप सच बोल रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने ले आए, कि उसमें अगर आप एडिट ना करें और असल वीडियो सामने ले आए तो मालूम हो जाएगा कि पथराव किसने शुरू किया, लाठीचार्ज किसने शुरू किया और क्या सूरत हाल थी। और वो लोग जब ये वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे थे, पानी उनके ऊपर बरसा रहे थे, तो उस वक्त ये लोग कहाँ पर मौजूद थे? कि ना कुछ लोग 200-250 लोग हैं प्रेस क्लब के सामने बैठे थे, और कुछ इस तरह 200-250 लोग जो है या 500 लोग होंगे वो 26 नंबर चौकी बैठे थे। दोनों का फासला बहुत ज़्यादा फासला है, तो आधे घंटे का फासला होगा वहाँ तक पहुँचने का। तो इस दौरान में एकदम एक ही जगह पे तुरंत जगह पे चलिंग शुरू हो गई कि ये पुलिस पर पथराव किया गया। 3 अफराद शकील भाई, मैं आपकी बात से क्या ये मतलब निकालूं जो हम सुनते हैं कि ये जो ना मालूम है हमें मालूम है, ये क्या वही उसी तरफ ये आप इशारा कर रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? देखिए ये तो ओपन मामला है ना, इसमें तो नामालूम वाली बात ही तो नहीं है। तो वर्दी वाले हैं, इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं, और आईजी इस्लामाबाद की स्टैंडिंग क्या है या पिछले 1 साल से देख लें कि अकबर नासिर खान जो मौजूदा आईजी इस्लामाबाद हैं उनकी सियासी पोजीशन क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन सर पे आगे शेड्यूल जारी हो गया, उसके बावजूद मौजूदा आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तब्दीली नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? उनसे कौन कौन से काम लिए गए हैं, कौन से काम लिए जा रहे हैं? तो ये चीजें किसी और तरफ इशारा करती हैं। ओके, अच्छा ज़रा ये बताएं कि ये जो कहा वफाकी वज़रा ने, निगरान वज़ीरों ने कि जी के बेशतर लोग छोड़ दिए गए हैं, जो लोग नहीं छूटे हैं वो कौन है, वो कहाँ पे रखे हुए हैं, किस कानून के तहत रखे हुए हैं? देखिए ना, ये सवाल तो हम हुकूमत से कर रहे हैं कि पहले बताया जाए कि गिरफ्तार लोग कितने हैं। 256 हैं, 250 हैं, 100 हैं या 200 हैं, जितने भी हैं उनके नाम बताए जाए। फिर उन्होंने वफाकी वज़रा ने ये भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिनकी शनाख्त हो जाएगी उनको रिहा कर दिया जाएगा। चले जिनकी शनाख्त हो गई है वो रिहा हो गए, उनकी डिटेल जारी कर दे कि ये लोग थे 100+, इनकी हमने शनाख्त कर ली है, इनको हमने रिहा कर दिया। वो कोई डिटेल तो जारी करे, कोई तफसीलात जारी करे, अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ। फिर कहा गया कि जी अब पुलिस की प्रेस ऑन रिकॉर्ड है, ट्विटर पर मौजूद है, इसमें कहा गया कि जी एक खातून थी जिसको आज सुबह रिहा कर दिया गया। अगर एक खातून गिरफ्तार हुई थी तो आईजी अब से 1 घंटा पहले इस्लामाबाद के थाना भवन में क्या करने गए, किससे मुज़ाकरात करने गए, क्या बात करने गए? देखिए ना, झूठ के पाँव नहीं होते कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने बलोच जो मुजाहिरीन थे उनमें एक खातून को गिरफ्तार किया था जिसको आज सुबह छोड़ने का दावा किया गया, तो फिर आईजी इस्लामाबाद इस वक्त रात गए थाना भवन में क्या करने गए हैं, किससे बात करने गए, किससे मुज़ाकरात करने गए और क्या मुज़ाकरात करने गए? अच्छा, ये जो कन्वीनर हैं समाज की डॉक्टर मारंग बलोच, इनके हवाले से कुछ पता है कि ये कहाँ हैं इस वक्त? देखिए ना, हम तो आप कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली, जिसे हम कहते हैं ना सरकारी तौर पर कोई बयान जारी करना, तस्दीक करना कि हाँ हमने ये गिरफ्तार किए हैं, ये छोड़ दिए हैं, ये रिहा कर दिए, ये हमारे पास है। अभी तक रिहाई के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से एक फिगर आया था कि हमने मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया है जिसमें एक खातून और बाकी मर्द है। चलो एक जो पकड़ी थी उसका नाम बता दो। ठीक है, सवाल यही है कि जो अगर वो छोड़ दी है तो आईजी इस्लामाबाद अब से 1 घंटा पहले थाना वुमन इस्लामाबाद में क्या कर रही है? बिल्कुल सही है। ये सूरत हाल इस तरह से गैर वाज़ेह है। शकील करार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ करने की कोशिश कर, शकील ने जो चीज़ें बताई हैं, ये कह रहे हैं हमें नहीं पता कि किसको गिरफ्तार किया, किसको छोड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं पता। आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये जो शुरका हैं इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, तो आईजी इस्लामाबाद वहाँ पेश हुए तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है जी, उन्होंने भी यही पूछा कि भाई ये क्या हुआ, किस चक्कर में भाई। तो उन्होंने कहा कि इस मार्च में कुछ मुसल्ला लोग शामिल हो गए थे। आईजी का अदालत में स्टेटमेंट ये है, वज़रा का कोई स्टेटमेंट और है। अच्छा, मुसल्ला लोग शामिल थे, वो रेड जोन में जाना चाहते थे, उन्होंने पुलिस पे पथराव किया, 6 घंटे सड़क ब्लॉक रखी, 70 ख़वातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया है और कार्य सरकार में मुदाखलत और पथराव के मुकदमात दर्ज करने के बाद 15 को हिरासत में लिया गया है। इनमें से ज़्यादातर को जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया है, कुछ को फिज़िकल रिमांड पे रखा गया है। मगर उन्होंने अदालत को ये नहीं बताया जुडिशल पे कितने हैं, फिज़िकल पे कितने हैं।
फवाद हसन फवाद, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। ये कह रहे हैं जी कि कुछ नकाब शामिल हो गए थे। अब मसला ये है कि वो टेररिस्ट भी हो सकते हैं या वो आम स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं कि शनाख्त हो गई तो चुक लिए गए या गायब, उन्हें भी तो ख़तरा है ना। अगर वो बलोच है तो वो तो लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, उसमें कोई फ़र्क नहीं। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ तो इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की, पथराव किया और आपने उन्हें पकड़ लिया, ठीक है। ये जब तुर्बत से चले थे 6 दिसंबर को और खुशदार पहुँचे थे तो वहाँ कंटेनर लगा के इनका रास्ता रोका गया, वहाँ इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए। क्या वहाँ भी इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की थी? वहाँ से ये पहुँचे कोयटा, कोयटा में ये प्रेस क्लब के सामने धरना देना चाहते थे, वहाँ इन्हें नहीं बैठने दिया गया, कार्य सरकार में मुदाखलत। फिर उसके बाद कोयटा से ये होते हुए डेरा गाजी खान पहुँचे। डेरा गाजी खान में पुलिस ने इनकी गाड़ियाँ डिटेन कर दी, शायद आगे ना जाने, आगे के लिए रोकने के लिए। फिर शोर वगैरह मचा तो वो गाड़ियाँ इन्होंने वापस कर दी। वहाँ भी क्या इन्होंने पथराव किया होगा, कार्य सरकार मुदाखलत की होगी। फिर ये तौसा पहुँचे, डेरा इस्माइल खान पहुँचे, वहाँ से ये इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद के एंट्री पे इन्हें रोका गया। तो ये क्या करेंगे मतलब। अच्छा, मारंग बलोच का नाम हम सुन रहे हैं जब से ये मार्च शुरू हुआ है। अच्छा, कम लोग जानते हैं कि हु इज़ शी। जी जी। इनका ताल्लुक़ है कल्लात से। इनके जो वालिद हैं अब्दुल गफ्फार, पहले सरकारी मुलाजिम थे। पहले वो 2006 में लापता हुए, फिर वो बाजियाब हो गए, फिर 2009 में लापता हुए और 2011 में उनकी मसशुदा लाश मिली। 2016 में मारंग का भाई भी लापता हो गया। उसके बाद से फिर वो सड़क पे हैं और ये सारे मुतहर्रिक हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2013 में मामा कदीर, 10 साल पहले पैदल मार्च। मेरा ख्याल है कि बरसगीर की तारीख में एक तो गांधी ने पैदल मार्च किया था, वो था 450 किलोमीटर का था, कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद। वो गांधी का जो मार्च था, डंडी मार्च जिसे कहते हैं, वो था 450 किलोमीटर का। ये मार्च था लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के दरमियान। पैदल गए थे ये। उनको भी क्या तकलीफ़ थी, उनके बेटे जलील रेकी अगवा हुए थे, उनकी भी लाश मिली थी। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं, ये नहीं चाह रहे कि यार आप लोग उन्हें दहशतगर्द समझते, समझो कटहरे में लाके खड़ा कर दो। इससे ज़्यादा इनकी कोई डिमांड नहीं है। ये जो है बालाज बलोच, इसका भी केस यही है। इस्लामाबाद में हुआ, उसके बाद कोयटा में, गवादर में जो है आज एहतजाजी मुजाहरा हुआ। BNB के सरबराह जो हैं अख्तर मैंगल, उन्होंने कहा है कि चूँकि गवर्नर बलूचिस्तान उनकी पार्टी से हैं कि जी वो भी इस्लामाबाद जा रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं वहाँ के हुक्काम से कि यार ये ज़रा देखो। और अब ये सियासी बयान भी हो सकता है कि जी अगर गवर्नर की बात नहीं मानी गई तो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो तो चलो एक अलग बात है। तो वो एक जमाल सानी का शेर है, एक आदमी की रिहाई से भी तो मुमकिन था जो शहर भर की गिरफ्तारियों के बाद भी। ये उसी का शाखसाना। वक्फा ले लें। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। मुल्क में इलेक्शन के हवाले से आज 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं अदालत से मुताल्लिक, लेकिन PTI को जिस तरह से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है उसमें हमें सूरत हाल वाज़े होती नज़र आ रही है। पहली ख़बर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसने कहा कि बानी PTI की जो नाअहली है वो फ़िलहाल कायम रहेगी, जिससे यही तासुर उभर रहा है कि वो फ़िलहाल इलेक्शन से बाहर हैं। PTI अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। दूसरी ख़बर आई पेशावर हाई कोर्ट से, जहां PTI ने बल्ले के निशान के लिए अलॉट किया, वहाँ पे इस्तदा की हुई थी। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन से कि इसका फ़ैसला आप करें और कल यानी जुमे तक इसका फ़ैसला वाज़े कर दें। ये बात ज़ाहिर है कि कल अब क्लियर हो जाएगी कि बल्ला मिल रहा है PTI को या नहीं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से ज़ैग़म खान साहब। ज़ैग़म खान साहब, आपकी सूरत हाल पे नज़र है, ये ज़रा सा बताएं कि जैसा कि अब आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होता जा रहा है
कि पीटीआई को पूरी तरह बाहर रखने का प्रोग्राम है, और अगर है या जुज़वी या जुज़वी तौर पर प्रोग्राम है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बाहर रखने का प्रोग्राम तो है, उसका स्केल कितना है वो हमें मेरा ख्याल है कल तक काफ़ी वाज़ेह इशारा मिल जाएगा। और वो ये कि जब इलेक्शन कमीशन ये बताएगा कि क्या उनको उनका इंतखाबी निशान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और सिर्फ इंतखाबी निशान की बात नहीं है, कानून में ये लिखा है कि सिरे से इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ बल्ला मिलने की बात नहीं। राइट, अच्छा, उनको सिरे से इंतखाबी निशान ही नहीं मिलेगा। मतलब कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर बैट नहीं मिला तो वो बॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए ना, इसीलिए तो, और उसका टाइम भी नहीं है ना, उसका टाइम भी नहीं है, और मेरे ख्याल उसमें कानूनी गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने यही बात तो कहा ना कि अगर हमें ये नहीं मिलता तो इसका मतलब है हमारे तमाम मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक इंतखाबी निशान को रिजेक्ट करने की तो कोई बात नहीं है ना। बुनियादी तौर पर यह है कि उन्हें इंतखाबी निशान ही नहीं मिलेगा, उसके लिए क्वालिफाई कर, इसका तो मतलब होगा कि पार्टी को मुकम्मल तौर पे बाहर कर दिया गया। जब इंतखाबी निशान ना मिला तो आप उसका मतलब जानते हैं, ये ऐसी ही सूरत हाल होगी जैसी कि 1985 में ज़ियाउल हक ने की थी पीपल्स पार्टी के साथ कि गैर जमाती इंतखाबात करवाए, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी हिस्सा न ले सके। और जब बतौर पार्टी को हिस्सा न ले सके और सब लोग इंडिपेंडेंटली मुंतखब हों, तो फिर तो उनको असर डालना, उनको इंड्यूस करना, उनको लालच देना, उनको डराना धमकाना तो बहुत आसान हो जाता है ना। फिर तो आप उनको बड़ी आसानी से हाँक सकते हैं इधर से उधर, क्योंकि उन पर पार्टी के जो ज़ाब्ता कार हैं वो अप्लाई नहीं होते, जो प्रोटेक्शन पार्टी मेंबर्स को आइन देता है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, मुंतखब होने के बाद पार्टी नहीं छोड़ सकते वरना उनकी सीट जाती है, तो उस तरह की तो कोई सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। तो उस वक्त तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी पीटीआई, पार्टी के तौर पर लड़ नहीं सकेगी, और जो लोग लड़ेंगे वो भी शायद जब ऐवान में पहुंचेंगे तो एक अपने आप को मुनज़्ज़म करने के काबिल नहीं होंगे पार्टी की शक्ल में। ये तो इंतहाई शक्ल होगी अगर ये ली जाती है, ये कल हमें पता चलेगा। अच्छा, अगर ये नहीं जी ज़ैगम खान साहब, ज़ियाउल हक का जो आप तस्करा कर रहे हैं कि गैर जमाती इलेक्शन, तो वो तो फिर पार्टी, किसी भी पार्टी को इजाज़त नहीं थी, सब जो है नॉन पार्टी बेसिस पे सारे कैंडिडेट्स थे। लेकिन आप जो कह रहे हैं अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी यूनिक सिचुएशन होगी कि बाकी जमातें तो एज अ पार्टी हिस्सा ले रही हैं और सिर्फ एक पार्टी गैर जमाती बुनियादों पे हिस्सा लेने पे मजबूर की जा रही है। इसकी कोई पहले मिसाल मुझे तो नहीं मिलती। जी, इसकी नहीं मिलती, यानी फार्मूला वही है और मकसद वही है। आप देखें ना, 1985 में जो मकसद था उस पर भी मकसद एक पार्टी को ख़ास तौर पर टारगेट करना था, तरीक़ाकार वही है, लेकिन इस वक्त सेलेक्टिवली उसको अप्लाई किया जाएगा एक पार्टी पर अगर कल किया जाता है तो। लेकिन अगर उसको इजाज़त मिल भी जाती है तो फिर भी हम देख रहे हैं कि उनके लिए हालात बहुत ही मुश्किल हैं। उनकी जो एक बहुत बड़ी लीडरशिप की एक बड़ी जो तादाद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर तक, वो या तो जेलों में हैं या फिर वो छुपे हुए हैं। उनके लिए ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए पैसे जमा करना बहुत मुश्किल है, उनके लिए वोटर्स को किसी तरह की कोई उम्मीद देना बहुत मुश्किल है, बतौर पार्टी के एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अपनी कैंपेन चलाना बहुत मुश्किल है। उस सूरत में भी ये है कि एक पार्टी के हाथ और पाँव जो हैं वो बंधे हुए हैं और इस सूरत में वो इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक ऐसे मैदान में जिसमें सिर्फ एक पहलवान है और उस पहलवान की भी टांगें काँप रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो पार्टियां मौजूद हैं जिनके सामने अब कोई ठीक तरह की मुखालफत नहीं है, वो लोग भी इतने खौफज़दा हैं क्योंकि ये सूरत हाल अवाम पर कोई बहुत अच्छा असर नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ती, अब भी नहीं छोड़ रही। ये बेहतर होता कि ये पार्टियां पीटीआई को पॉलिटिकली एलिमिनेट करती, बजाय इसके कि वो इस तरीक़ाकार की हिमायत करती, इस तरीक़ाकार से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती। ठीक, ज़ैगम खान साहब हमारे साथ रहिएगा, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कब से, यानी एक ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आएंगे। 80s की पीपल्स पार्टी, हाँ, और 2020-23 की पीटीआई। हाँ हाँ हाँ, वक्फा ले लें।
वेलकम बैक। मौजू है PTI बामुकाबला रियासती इदारे। ज़ैगम ख़ान हमारे साथ हैं। ज़ैगम साहब, ये जो असली फ़िल्म थी गैर जमाती इंतखाबात की, वो हम सब जानते हैं कि ज़ियाउल हक़ साहब जो हैं उसके डायरेक्टर थे। मुझे याद है कि अगस्त सितंबर 79 में उन्होंने गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात करा के ग्राउंड टेस्ट करने की कोशिश की थी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो उस वक्त ज़ाहिर है कि सारी जमातें जो हैं पाबंदी थी उन पे, पीपल्स पार्टी टारगेट थी। पीपल्स पार्टी ने उसका ये तोड़ निकाला कि सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी के पास लोटा है, किसी के पास हाकी है, किसी के पास चारपाई है, किसी के पास कुछ है। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। उन्होंने जो उनके लोग थे उन सबको एक नारा अलॉट कर दिया, चौधरी अब्दुल हकीम इंतखाबी निशान लोटा अवाम दोस्त, मोहम्मद असलम इंतखाबी निशान चारपाई अवाम दोस्त। ये सिग्नल था पीपल्स पार्टी के वोटरों के लिए कि आप इंतखाबी निशानात पे ना जाएं, अवाम दोस्त का जो स्टिकर है उसे देख के आप वोट दे दें। उसकी वजह से आपको पता है पंजाब और सिंध में बड़ी तादाद में जो सियासी कारकुन थे वो मुंतखब हो गए। ज़िया साहब को जब ये पता चला तो उन्हें नवंबर में दिल चाह रहा था उनका आम इंतखाबात कराने का, उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए। ये जो स्ट्रेटजी थी, अगर कल कला PTI पे ऐसा वक्त आता है तो क्या ये स्ट्रेटजी उसके काम आ सकती है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो वो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटजी बना भी ली है, क्योंकि इस वक्त PTI के लिए जो मसला है वो इलेक्शन जीतना नहीं है। उनका टारगेट इस वक्त सरवाइव करना है। मुझे नहीं लगता कि वो भी अगर रियलिस्टिकली देखें तो वो ये सोच सकते हैं कि पंजाब में उनको जीतने दिया जाएगा या पाकिस्तान में उनको जीतने दिया जाएगा। तो KP में बहरहाल सूरत हाल ऐसी है कि बहुत मुश्किल है कि KP में उनको रोका जाए। तो इस तरह की स्ट्रेटजी तो वो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन देखिए पार्टी का तो नुकसान होता है और जमहूरियत का भी नुकसान होता है और उसमें मुल्क का भी नुकसान होता है, क्योंकि अगर इस तरीके से इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन की क्या साख होगी, और इलेक्शन की साख नहीं होगी तो फिर हुकूमत की क्या साख होगी, और हुकूमत की साख अगर नहीं होगी तो फिर सियासी इस्तेकाम कहाँ से आएगा, फिर माशी इस्तेकाम कहाँ से आएगा। अगर सियासी जमातें और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें इस तरीके के तरीके और गुर निकाल के सरवाइव करने की कोशिश कर रही हों, जिस तरह के कोई कॉलोनियल दौर में सर्वाइवल के मैकेनिज़्म निकाले जाते थे, ये तो बहुत अफसोसनाक होगा। लेकिन ज़्यादा अफसोसनाक बात ये है कि यही हरबे ये सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करती हैं और बड़ी आसानी से इस खेल का वो हिस्सा भी बन जाती हैं उस वक्त जब खेल उनके फेवर में जा रहा हो। आप देखिए इस वक्त जितनी भी लेजिस्लेशन है वो जो इस्तेमाल हो रही है उसमें से बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं ना जिनको आप यूँ समझ लीजिए कि पहली बार वेपनाइज वो PTI के फेवर में किया गया। अब 62(1)(f जो है वो तब्दीली प्रोजेक्ट से पहले तो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। नैब पहले था, लेकिन जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया एक सियासी जमात को फ़ायदा देने के लिए, वो पहले तो नहीं हुआ था। और अब हम देख रहे हैं कि एक दूसरा प्रोजेक्ट आया है, तो बड़ी खुशी खुशी हमारी जो बाकी जमहूरी जमातें हैं वो अपना कंधा लेकर हाजिर हैं और बड़ी खुश हैं। और अंदरूनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज से तो यही खबरें हैं कि वो यही चाहते हैं कि ये जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहा है इट शुड रन इट्स कोर्स, और वो चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पर ही PTI एक दफ़ा मिलिया मेट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और ज़ैगम खान साहब, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको अगर हम थोड़ा लंबे पैराए में देखें तो हमारे यहाँ जो मेन जो पार्टीज़ हैं वो सब इस मरहले से गुजर चुकी हैं कि जब उनको बिल्कुल बाहर किया गया, डेसिमेट किया गया, और फिर वो चंद सीटें लेकर पार्लियामेंट में आए, अपोजिशन में बैठे, और इस मरहले से PTI पहली दफ़ा गुजर रही है। और अगर ये अपनी दानिशमंदी की वजह से, हिकमत अमली की वजह से इसको सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे आपने कहा, उसमें कामयाब होते हैं, भले बहुत ही रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ लेके ये पार्लियामेंट में आ जाएं, तो मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूँ कि फिर हमारे यहाँ एक तीसरी पार्टी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे अपने जोर के तौर पर लेजिटिमाइज हो जाएगी, क्योंकि PTI के ऊपर जो धब्बा है
कि वो बैसाखियों पर इमरान खान साहब आए, ये उससे फिर निकल आएगी। और आप देखेंगे अगर आपकी जो तीन अगर पार्टियां हैं वो तीनों जब इससे गुजर के एक ही नतीजे पर आके पहुंचती हैं तो इससे शायद कोई सिल्वर लाइनिंग आगे जाके शायद निकले। मेरे ख्याल में पिछले इलेक्शन में भी 2018 के इलेक्शन में भी उसको मुकम्मल तौर पर ये कहना कि वो सिर्फ किंग पार्टी की वजह से जीती थी या एस्टेब्लिशमेंट की वजह से जीती थी, वो भी ठीक नहीं होगा। 2018 में भी वो एक जेन्युइन पार्टी बन चुकी थी, उसकी अपील और पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन उसने उस अपील को मज़ीद बढ़ाने की बजाय या वेट करने की बजाय ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर हुकूमत में आए। अब क्या उसके अंदर तब्दीली बर्पा होगी, ये एक मेरे ख्याल में हमें मुस्तकबिल में देखना होगा। उम्मीद भी की जा सकती है, जैसे आप कहते हैं कि बाकी जो दो जमातें उन्होंने कुछ सीखा, अगरचे सीखने में बड़ा टाइम लगाया, उन्होंने एक डेकेड से ज़्यादा लगाया, और उस वक्त वो सीखी जब दोनों की पिटाई एक वक्त में। आप देखिए, जब तक एक की पिटाई होती थी दूसरे को फ़ायदा होता था, वो कोई लेसन लर्न करने को तैयार नहीं थे। लेसन्स पीपल्स पार्टी और PMLN ने सिर्फ उस वक्त लर्न किया जब दोनों को निकाल के बाहर किया गया, और दोनों ने बाहर बैठकर एक दूसरे से गुफ्तगू की और उनको एक मौका मिला एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। अब ये मसला है कि पिटाई सिर्फ एक की लग रही है और जिनका फ़ायदा हो रहा है वो तो खुश हैं। अब दूसरी बात जो है वो है PTI का तर्ज सियासत जी। अफसोस ये है और परेशानी की बात यह है कि उसमें कोई अभी हमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही। जेल के अंदर से जो इमरान खान के बयानात नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से उनके वर्कर्स और लीडर्स इस वक्त भी बिहेव कर रहे हैं, अभी आप देखिए एक नए उनके लीडर उभर कर आए हैं और एकदम से लगता है कि इमरान खान के बाद लीडर ही वही हैं, शेर अफजल मरवत साहब। अब शेर अफजल मरवत साहब क्यों उभरे हैं? सिर्फ इस वजह से कि एक टीवी शो के दरमियान में उन्होंने मार कुटाई कर कूट दिया था, कूट दिया। उनका दावा है कि उन्होंने कूट दिया, अगरचे लोग कहते हैं कि उन्होंने कुट खाई, लेकिन वो क्योंकि फिल्म नहीं हुआ तो उनका दावा, और दूसरे उनके जो हरीफ थे सेनेटर अफनान साहब, उनका भी दावा है, दोनों का दावा है। तो क्या इन क्रेडेंशियल्स पे कोई लीडर बनेगा पार्टी में? चले ये देखें, अभी हमारे पास इस सेगमेंट के लिए टाइम ख़त्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो इवॉल्व होके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ तक पहुँच। शायद ये PTI को टेम करने का जो प्रोजेक्ट है, इमरान खान साहब पहली दफ़ा जेल भी गए हैं, ठीक है ना, और हमने बार बार ये सुना है कि जेल बहुत कुछ सिखाता है, तो अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है, शायद आगे जाके जो है वो PTI इवॉल्व करे एज अ मैच्योर, एज अ सीरियस पार्टी, लेकिन ये भी आगे की बात है। फ़िलहाल इस बहस को यहीं पे छोड़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे गज़ा की, इजराइल की और वहाँ पे क्या हो रहा है। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ दफ्तर ने गज़ा में 11 फ़लस्तीनियों को पकड़ के गोली मारने के वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। ये वारदात बक़ौल इंसानी हकूक़ दफ्तर जंगी जराइम के इहाते में आती है अगर साबित हो जाए। इत्तलात ये हैं कि गज़ा के इलाक़े अल रेमल में 2 रोज़ पहले इसराइली फ़ौज ने कसीर मंजिला रिहायशी इमारत को घेरे में ले लिया, फिर हर मंजिल पे जाके औरतों और बच्चों को अलहदा किया गया और 20 से 30 बरस की उम्र के 11 मर्दों को उनकी फैमिलीज़ के सामने गोलियां मार के हलाक कर दिया गया, जैसे कि एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके बाद इन फ़ौजियों ने कमरे में बंद औरतों और बच्चों पर मशीन गन से फायर किए और मुतादिद ख़वातीन और बच्चे शदीद ज़ख्मी हुए। इसी रोमेल के इलाक़े में इसराइली फ़ौजों ने उस मस्जिद को भी आज बारूद से उड़ा दिया जिस पे वो पिछले 1 माह से काबिज़ थे। इसराइलियों ने शुमाली गज़ा में शेख शाबान कब्रिस्तान को भी तबाह कर दिया है। मैयतों को कब्र से निकाल पे उन पे बुलडोज़र चलाए गए और कब्रों को बराबर कर दिया गया। ये अपनी नौइयत की मकबूजा फ़लस्तीन में पहली वारदात है। कई लाशें जिनमें बच्चों की लाशें भी शामिल हैं इस तबाही के बाद बेगोरो कफन उस कब्रिस्तान में देखी जा सकती हैं। जबकि गज़ा सिटी के नज़दीक जबालिया कैंप में जो फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का दफ्तर है वो 2 रोज़ से इसराइली टैंकों के मुहासरे में है।
ताकि कोई एम्बुलेंस हरकत में ना आ सके। इस दफ्तर में 122 तिब्बी रज़ाकार महसूर हैं और उनके साथ 22 ज़ख्मी हैं। इसके अलावा जो एक नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल एक सरकर्दा इदारा है और उसका फ़लस्तीन में बहुत सा फलाही काम है, उसके सरबराह हैं जॉन इंग्लैंड। उन्होंने अमेरिका और इसराइल को ख़बरदार किया है कि मुसलसल बमबारी के सबब गज़ा की पट्टी का बेशतर इलाक़ा अब इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। 70% स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और ये सब दोबारा तामीर करने के लिए कम से कम एक नस्ल को जिद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस अरसे में इसराइल को जितने हथियार फराहम किए हैं, कम से कम उनकी मालियत के बराबर तामीरी इमदाद गज़ा के लिए भी मुख्तस होनी चाहिए। मगरबी किनारे पे एक खामोश जेनोसाइड जारी है। वहाँ से तला है कि बैतुल्लहम के करीब, बैतुल्लहम वो जगह है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है और क्रिसमस जो है अभी 2-3 दिन के बाद है। बैतुल्लहम के करीब इसराइली फ़ौज और आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के 14 मकानात बिल्डोज कर दिए हैं और ज़रई आलात लूट लिए हैं या तबाह कर दिए हैं। इसराइली हुकाम कहते हैं कि ये घर गैर कानूनी तामीर किए गए थे। इसराइली हुकाम गरब उर्दन में फ़लस्तीनियों की ज़मीन में बने हुए घरों के बारे में कह रहे हैं कि गैर कानूनी। हाँ। अच्छा, जबकि फ़लस्तीनियों की गिरफ़्तारियाँ मुसलसल जारी हैं। आज भी मज़ीद 25 मकामी बाशिंदों को गरब उर्दन में हिरासत में लिया गया। सिर्फ गरब उर्दन में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक लगभग 5000 मर्द, बच्चे और ख़वातीन गिरफ़्तार हो चुके हैं। उस्ताद साहब, ये जो हम इस हफ्ते बात कर रहे थे कि सलामती काउंसिल का एक और रेजोल्यूशन, उस पर अपडेट ये है कि वाइट हाउस यानी कि बाइडन साहब जो हैं वो अड़े हुए हैं अभी तक। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट, वजारत ख़ारजा जो है उन्हें कह रही है कि आप दुनिया का मूड भी देख लें और इस तरह ना करें। तो उधर अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर एक मखमसा है जिसकी वजह से वो अभी तक डिले हो रहा है। लेकिन यूरोपियंस की तरफ से अभी बिल्कुल ये क्लियर इशारे आना शुरू हो गए हैं कि दे बिलीव कि हमें कुछ ना कुछ करना है। डेविड कैमरन इजिप्ट में हैं, फ्रांस के सदर इस वक्त जॉर्डन में हैं और सबसे जो इंटरेस्टिंग खबर आई वो आई द नेदरलैंड से कि वहाँ पे डच सिविल सर्वेंट्स के 150 लोगों ने आज प्लेकार्ड्स लेके कहा कि सीज़ फायर करें वरना ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले बर्दाश्त है। तो यूरोप में एक फिर भी एक थोड़ा सा ये प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका अभी तक अड़ा हुआ है। अभी तक ये कोशिश चल रही है कि कोई रेजोल्यूशन जो है वो पास हो। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जुमा है, आपकी कॉल्स होंगी, उसमें आपसे बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़ और शब बख़ैर।